अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, आज इस टॉपिक पे बात करूंगी मैं। वो है सी सेक्शन से रिलेटेड कि सी सेक्शन की रीजंस क्या हो सकती हैं, उसका रिकवरी टाइम क्या है और उसमें आपको क्या टिप्स अपनानी पड़ती हैं जिससे आप जो है जल्दी रिकवर कर सकते हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर सी सेक्शन की रीजंस देखी जाए तो बहुत सी हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास पहली तो है ट्विन प्रेगनेंसी आ जाती है, या तो बेबी की ब्रीच पोजीशन आ जाती है, और बहुत सी अदर मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक जिसमें आपका बीपी हाई या लो होना शुरू हो जाता है। लिवर फंक्शंस आपके पास जो है वो मैटर करते हैं। वाटर बैग की लीकेज हो जाती है, आपकी लेबर पेन पहले स्टार्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन जिसमें नहीं हो रही होती है। सब फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको सी सेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इन फैक्टर्स के अलावा बात की जाए, कुछ डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान में मोस्टली अगर आप देखते हैं तो सी सेक्शन वाला केस ना भी बन रहा हो तो बना देते हैं, वो भी कुछ पैसों की खातिर। और सी सेक्शन को हमारे यहाँ एक नॉर्मल ऑपरेशन समझा जाता है, लेकिन ये सी सेक्शन एक मेजर सर्जरी में कंसिडर होती है। ये कोई आसान नहीं है, आपकी 7 लेयर्स को काटा जाता है। सो मैं यही कहूँगी कि जो भी गायनेकोलॉजिस्ट आप रख रहे हैं, आपके केस को जो है वो सही से जानती हो आप। जाहिर है यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँगी कि फ्रॉड होता है। एंड टाइम तक आपकी प्रेगनेंसी का कुछ पता नहीं होता कि वो सी सेक्शन की तरफ जा रही है या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है, तो सिर्फ आप अपनी केयर करें। देन इसका रिकवरी टाइम अगर हम लोग आ जाए तो रिकवरी टाइम जो होते हैं मोस्टली 3 to 4 डेज में ही जो लड़की है हॉस्पिटल में जितना दिन उसको एडमिट रखा जाता है उसी में वो चलना फिरना स्टार्ट कर देती है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कुछ लड़कियां बहुत देर में रिकवर करती हैं और वो डेज से वीक्स में चले जाते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, अगर आप रिकवरी के दौरान या रिकवरी के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको थकावट होने लग जाती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है, लाइक आपको जैसे अंदर कुछ है, अजीब सी ट्विंगलिंग होती है, और जहाँ पे आपका ऑपरेट हुआ है स्टिचेस लगे हुए हैं उसका पेन होता है, ब्लीडिंग रहती है। ब्लीडिंग अब किसी को 20 डेज में भी खत्म हो जाती है, किसी को 40 डेज में भी रहती है। तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं। इन कंडीशंस में आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप नोट करते हैं कि आपका जो ज़ख्म है वो ख़राब हो रहा है, उधर से पस निकल रही है या वहाँ से खून के स्पॉट्स निकल रहे हैं, लाइक जिस तरह ब्लीडिंग आप कह सकते हैं, हो सकता है कि टांके खुल गए हों, आपका ज़ख्म बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, इंटेंस पेन है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, टांगों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो फिर इस कंडीशन में आपको चाहिए कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अब यहाँ पर कुछ टिप्स होती हैं वो आपने अपनी डेली लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी होती हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। सबसे पहले स्टिचेस से रिलेटेड आ जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में टांके भी कहते हैं। तो इन स्टिचेस या टांकों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल आपने इनको ड्राई रखना होता है, क्लीन रखना होता है। आजकल जैसे किसी के टांके 10 दिन बाद खुले जाते हैं और किसी को टांके अंदर लगाए जाते हैं जो अंदर ही डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपको केयर करनी लाजमी है। अपने ज़ख्म को एक्सपोज रखें, लूज पैंट्स पहने, उसके ऊपर दबाव किसी किस्म का ना डालें। जैसे कि कुछ लड़कियां होती हैं उनका वेट ज़्यादा होता है तो अक्सर ज़ख्म के ऊपर पेट आ जाता है, तो उस कंडीशन में पसीना वहाँ पर होने के चांसेस होते हैं। उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है और उसको साफ़ करते रहना है। एक टिश्यू पेपर ले लें, रोज़ जो है आप अपने वहाँ ज़ख्म पर लगाएं कि, और उस टिश्यू से फिर आप देखें कि एक तो पसीना साफ हो जाएगा और दूसरा देखें कि उस पर ब्लड के निशान ना हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर तो आपकी जगह वो नम है और उसमें पेन हो रहा है, जैसे कट्स लगे हुए हैं, हील अप होने के लिए भी आपका जो कलर है वो चेंज होता रहता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आपको बुखार है और ज़ख्म से थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हो रही है, ज़ख्म बहुत एक्सट्रीम लेवल का रेड होता जा रहा है, तो फिर आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है आपने फ्लूइड इनटेक, जैसे कि पानी हो गया, जूसेस हो गया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब सी सेक्शन होता है वहाँ पर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और एनीमिक कंडीशन हो जाती है। ऑपरेशन से पहले भी अगर देखा जाए कुछ लड़कियां एनीमिक होती हैं, उनका जो HB लेवल है बहुत डाउन होता है और सी सेक्शन के बाद और ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इसमें आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, अपने फ्लूइड इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जो है लड़कियों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, तो इसकी वजह से गैसेस कम बनती हैं। कॉन्स्टिपेशन के जो सिम्टम्स हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, जो बाद में हेमोराइड्स बन जाते हैं अक्सर, जो इसका ध्यान नहीं रखती। तो क्योंकि ऑपरेशन हुआ होता है उसमें गैसेस आपकी बहुत ज़्यादा बनती हैं, एक नेचुरल सी चीज़ है और ये हर किसी में ही होता है। आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। अब पानी पीने से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जो है वो पानी लेना शुरू कर दें। एक पानी पीने की भी जिस्म के अंदर मिकदार होती है। एक नॉर्मल वे में जितने आपकी बॉडी को पानी रिक्वायर है उस अकॉर्डिंग आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। देन पॉइंट है एक्टिविटी का। अब इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि आप जैसे ही ऑपरेट हुआ हो
तो जहाँ जैसे ही आपका एनेस्थीसिया वाला सिस्टम सारा उतर रहा है, अपनी टांगों को हिलाना शुरू कर दें ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो और ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो खतरा ना हो। आपने हिम्मत से काम लेनी है, एक्टिव होना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, अपना माइंड बनाना है ताकि आपका रिकवरी टाइम जल्दी हो। लेकिन ज़्यादा भी वॉक नहीं करनी है, सिर्फ आपने अपने आप को थोड़ा बहुत एक्टिव रखना है। लिफ्टिंग की तरफ अगर आप आ जाए तो कोई भी हैवी चीज़ आपने नहीं उठानी। फर्स्ट 3 मंथ्स तो कोशिश करें आप बिल्कुल भी ना उठाएं। जितना आप अपने बेबी का वेट है, बेबी को उठा रहे हैं, दैट्स इनफ। बस बेबी को उठाएं, इससे हैवी चीज़ आपने ज़्यादा नहीं उठानी है, झुकना नहीं है। स्टार्ट में आपने पाँव के बल नहीं बैठना। जो बेल्ट होता है पोस्टमार्टम बेल्ट, उसका इस्तेमाल करना है, वो भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा टाइट आप अपने पेट पर ना बांधें। यहाँ पर अगर ऑपरेट हुआ हुआ है तो उसके बैठने और लेटने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके को अपनाया जाए। स्ट्रेट उठने की कोशिश ना की जाए क्योंकि इस तरह आपका सारा जोर आपके टांगों पे पड़ेगा, तो यहाँ पर स्टिचेस खुलने का भी खतरा हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है। आप एक साइड पर हों, लेफ्ट और राइट, वहाँ पर फिर जो है अपनी टांगों को फोल्ड करें, प्रॉपर उस लिहाज से उठें, थोड़ी देर बैठें और उसके बाद फिर जो है आप उठें। यहाँ पर बस एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, कुछ लोग जो हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं वेट के बारे में। वेट आप लॉस कर जाते हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन सबसे पहले आपकी हेल्थ आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंफर्ट क्लोथिंग पर। आपने जो इस दौरान अपनी जो क्लोथिंग वगैरह रखनी है वो बिल्कुल कंफर्ट हो, क्योंकि एक तो एग्जॉस्ट हुआ होता है बंदा। बिल्कुल आपने जो है वो खुले खुले कपड़े पहने ताकि आप अपनी बॉडी को और अपने आप को रिलैक्स रखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट। डाइट पर खैर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बट यहाँ पर इन शॉर्ट में बताती चलूँ, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो गैस बना रही है आपके अंदर। ठीक है, आप प्रोटीन्स लें ज़्यादा से ज़्यादा, कार्ब्स लें एक अमाउंट तक, फाइबर्स अपनी डाइट में रखें। उसके बाद रिफाइंड शुगर कार्ब्स आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी है, जिस तरह आजकल बता रहे हैं जी कॉफ़ी लें ऑपरेशन के बाद, और वो भी आपने नहीं लेनी है। स्पाइसी और ऑयली फूड जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि आप एंटीबायोटिक्स भी ले रहे होते हैं, मेडिकेशंस में पेन किलर भी ले रहे होते हैं, तो जब आप ऐसे फूड साथ साथ लेंगे तो उससे आपको डिस्कम्फर्टनेस होगी। कैल्शियम अपनी डाइट में रखें। दूध पीना, कैफिनेटेड ड्रिंक्स आपने नहीं पीनी है। दालें लें क्योंकि उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। चिकन लें, उसमें भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ सब्जियां जो गैसेस कॉज करती हैं, जैसे कि हमारे पास मटर हो जाते हैं, ग्रीन पीस जिसे हम कहते हैं, गोभी, भिंडी, ब्रोकली, अचार, स्पाइसी फूड जिस तरह के ये हमारे पास बेकरी आइटम्स हो गए, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट जो 40 डेज हैं या 1 से 3 मंथ तक आपने इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मेडिकेशन पर। आपने अपनी मेडिकेशन जो आपको डॉक्टर्स ने दी हुई है एंटीबायोटिक का, उसका पूरा 5 डेज का आपने कोर्स करना है। पेन किलर्स आपने साथ साथ लेनी है। देन आपको जो विटामिन डी कहा गया है, प्रिस्क्राइब किया गया, वो आप लें क्योंकि इसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। डिफरेंट आर्थराइटिस के केसेस सामने आए हैं, तो विटामिन डी आपने नहीं छोड़ना है। ये तमाम चीजें जो थी कुछ मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जिसमें मैं सिर्फ डाइट के बारे में बताऊंगी, और फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।